गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था कि ठोस, द्रव और गैस में विसरण की जो क्षमता है वो किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो गैस है उसमें विसरण की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में गैस की तुलना में कुछ कम होती है और ठोस में एकदम कम होती है। तो ये इसीलिए जो गर्म खाना है, रसोई में जो गर्म खाना बनता है उसकी गंध हमें बाहर तक पहुंचती है। ये अपन पढ़ चुके थे। अब अपन अगला पढ़ते हैं इसी के आगे। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैसीय जो अवस्था है, अनियमित का मतलब क्या है कि उनको कहाँ जाना है ये कोई उनके लिए निश्चित नहीं रहता। जैसे अपन जानते हैं कि द्रव, अगर किसी भी फर्श पर द्रव गिर जाता है, कोई भी पदार्थ, द्रव पदार्थ, जैसे पानी, मान लो पानी गिर जाए, तो आपको ये पता है कि ये कहाँ प्रवाहित होगा, कहाँ होता है, ढलान की ओर। ठीक है ना। जिस ओर द्रव को ढलान नजर आती है उसी ओर वह द्रव प्रवाहित होता है। तो एक निश्चित गति हुई ना उसकी कि भी इस दिशा में गति करेगा। लेकिन गैसीय अवस्था के लिए कोई भी उनकी नियमितता नहीं होती, वो अनियमित, जहां उनको रास्ता नजर आ जाए। ठीक है ना। तो जहां भी उनको रास्ता नजर आता है उस ओर ही वो गति करना प्रारंभ कर देते हैं और अपना सरल रेखा में गति करेंगे। जहां भी किसी से टकराए, जैसे मान लो कोई भी अणु गति कर रहा है और वहां वह टकरा के और अपनी रास्ता बदल देगा और दूसरी दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगा। जैसे मान लो ये अणु है, ये अणु इस दिशा में गति कर रहा है, यहाँ गति करते हुए मान लो यहाँ टकराया, टकराते हुए इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगा। अब ये सीधा सीधा गति करता रहेगा जब तक कि किसी अन्य अणु से नहीं टकरा लेता। जैसे ही टकराएगा फिर अपनी गति को बदल लेगा। तो इनका कोई निश्चित पथ नहीं है। तो ये अनियमित गति करते हैं, कहीं भी गति कर सकते हैं और अत्यधिक तीव्र होती है। इनकी जो गति है बहुत ही तीव्र होती है, तेज होती है, तेज गति करते हैं, या अपन यूं कहें कि गतिज ऊर्जा इनकी ज्यादा होती है। ठीक है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं पात्र की दीवारों से टकराते हैं। अब जब ज्यादा तेज गति है, या आप जानते हो कि मान लो एक हॉल है या एक मैदान है, एक मैदान में बहुत सारे व्यक्ति हैं और वो बहुत तेज गति कर रहे हैं, तो क्या होंगे, वो टकराएंगे ना, एक दूसरे से टक्कर करेंगे। तो टक्कर सबसे ज्यादा होगी। अगर उनका वेग ज्यादा है, उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, तो वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकराते हैं। ठीक है। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस पर दबाव बनता है। तो ये जो गैस के अणु हैं ये खुद तो टकराते ही टकराते हैं आपस में, ये पात्र की दीवार से भी टकराते हैं। जैसे मान लो डिब्बे में गैस भरी हुई है, तो ये डिब्बे के जो अंदर की जो दीवार है उससे क्या करेंगे, ये टकराएंगे। ठीक है। तो इसलिए जब पात्र की दीवार से टकराते हैं तो इन पर क्या बनता है, दबाव बनता है। ये पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण जो है वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। नंबर एक परख नली में हम क्रियाकलाप कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि पहला जो बिंदु है वो क्या है, एक परख नली में 5 ml जल लें। कितना जल लिया, 5 मिलीलीटर हमने जल लिया और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। अब आपको पता है उस मिट्टी का, उस जल का क्या होना है। ठीक है। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। सबसे पहले अपन ने क्या किया, कांच की परख नली ली। दूसरे हमने क्या किया, चीनी मिट्टी की प्याली ली। उतना ही पानी की मात्रा समान है और जहां इसको रख रहे हैं वहीं हमने इसको भी रख दिया। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दो। अब हम पंखे के नीचे नहीं रख रहे, हम अलमारी के अंदर रख रहे हैं उसको। देखो तीनों कंडीशन समझना। ठीक है।
कमरे का तापमान नोट करें, कमरे का क्या तापमान है वो आप देख लें कि कितना टेम्परेचर है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे दिन या समय को नोट कीजिए, कितने दिन लगे, कितना समय लगा, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या देखोगे, इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे दिन या समय को भी हमने नोट कर लिया। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके आप प्रेक्षण लिखें, एक तो गर्मी के दिनों में और दूसरा बारिश के दिनों में। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल, वायु की गति, जैसे पंखे के नीचे रखा तो वो जल्दी वाष्पीकृत होगा। अगर पात्र का जो मुंह है वो ज्यादा चौड़ा है, पात्र का मुंह ज्यादा चौड़े होने पर क्या होगा कि जो सतह का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा हवा के संपर्क में, एक तो खुला पात्र है, देखो एक तो परख नली, हमने परख नली ली, उसका छोटा सा मुंह जो है वो वायु के संपर्क में है। एक अपन ने चीनी मिट्टी की प्याली ली तो चीनी मिट्टी की प्याली जो है वो ज्यादा संपर्क में है, ठीक है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा जो है वो वायु के संपर्क में होता है, तो उसमें ज्यादा जो है वाष्पीकरण की क्रिया होती है। एक अलमारी में हमने रखा तो उसको तो हमने बंद ही कर दिया, तो हवा के संपर्क में ही नहीं है वो, तो उसमें जो वाष्पीकरण में लगा जो समय होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसके वाष्पीकरण में बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपने ध्यान दिया होगा वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। पहला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, मतलब सतह के ऊपर जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सतह के ऊपर वाले कण जो वाष्पीकृत होकर बाहर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं, और नीचे वाले कण अब ऊपर सतह पर आ जाते हैं। तो क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, अगर फैलाएं नहीं, फैलाने का मतलब क्या हुआ, हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया उनका। बिना फैलाए अगर अपन इकट्ठा करके उनको रख दें तो क्या होगा, वो सूखेंगे क्या, वो नहीं सूखेंगे, ठीक है ना, उनके सूखने की जो दर है वो कम होगी। और एक अब हम फैला दें, फैलाने का मतलब क्या हुआ कि हमने क्षेत्रफल उसका फैला दिया। तो पहला बिंदु क्या हो गया, पहला बिंदु हो गया कि सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, तो ये आप नोट कर ले, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर। अगर सतह क्षेत्र ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी, और सतह क्षेत्र कम होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया भी कम होती है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान जितना ज्यादा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिससे वाष्पीकरण भी ज्यादा जल्दी होगा। तो तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो गर्मियों के दिनों में देखो कपड़े जल्दी सूखते हैं, और एक बारिश का मौसम होता है या ठंडा मौसम होता है तो उसमें कपड़े देरी से सूखते हैं। तो ये आप बता सकते हो कि कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर करती है। ताप अगर ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी ज्यादा होगी। आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प, आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता को बोलते हैं पर नमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है, जल वाष्प विद्यमान रहता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस जल वाष्प की जो मात्रा है वो कभी कम और कभी ज्यादा हो जाती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो मैंने ये बात यहीं पर बता दी थी कि अगर वायुमंडल में तापमान ज़्यादा होता है तब वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, और जब नमी होगी वायुमंडल में, जब नमी होती है, नमी होने का मतलब क्या हुआ, आर्द्रता होती है, तब हमारे कपड़े
नहीं सूखते। आप बारिश के दिनों में देख सकते हो, बारिश के दिनों में कपड़े नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि वायुमंडल में नमी होती है, जल के कण जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए वाष्पीकरण की जो दर है वो कम हो जाती है। वायु की गति में वृद्धि, ये सब बातें ऐसी बातें हैं जो आप निश्चित रूप से जानते हैं। जब अगर हवा नहीं चलती, गति में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि हवा चल रही है या नहीं चल रही? हवा तो चलती है, लेकिन हमें वो महसूस हो रही है कि नहीं हो रही? कई बार होता है कि तेज हवा चलती है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हवा चल रही है, और कभी होता है कि हवा की जो गति है बहुत ही धीरे है। तो आपने ये अनुभव किया होगा कि जब तेज हवा चल रही है तब आपने कपड़े सुखाए, और एक आप उन दिनों में कपड़े सुखाते हो जब हवा नहीं चलती। तो आप ये अंतर पता कर सकते हो कि कपड़े जल्दी कब सूखते हैं। कब हवा तेज होती है तब जल्दी कपड़े सूखते हैं, या हवा की गति कम होती है तब जल्दी कपड़े सूखते हैं? बताइए, बता सकते हैं ना आप कि जब हवा बहुत तेज होती है तो फटाफट कपड़े सूख जाते हैं ना। तो हवा की गति तेज होने पर कपड़े जल्दी सूखेंगे, और हवा की गति कम होने पर कपड़े देरी से सूखते हैं। ये बात हम सब जानते हैं, तो इसे केवल आपको नोट करना है, लिखना है। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो ये आप जो 4 बिंदु हैं वो आप ध्यान से देखें। पहला कौन सा था? सतह क्षेत्र बढ़ने पर। दूसरा क्या था? तापमान में वृद्धि। तीसरा क्या था? आर्द्रता में कमी। और चौथा क्या था? वायु की गति में वृद्धि। ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। ठीक है, तो ये चारों बातें याद रहेगी, और ये चारों बातें वही हैं जो अपन जनरली देखते हैं। इसमें कोई आपको रटने वाली बात नहीं है, कोई आपको ऐसी बात नहीं है जो आप भूल जाओगे। ठीक है, अगला जो है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? ठंडक। शीतलता का मतलब क्या होता है? ठंडक। ठंडक कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। जब पात्र खुला है और उसमें कोई द्रव रखा हुआ है तो क्या होगा? निरंतर वाष्पीकरण होगा, निरंतर वाष्प बनेगी। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इसको बड़े ध्यान से समझोगे आप। ठीक है ना? वाष्पीकरण के दौरान जब जैसे मान लो कोई भी पात्र है, उसमें हमने द्रव भर रखा है, उस द्रव भरा हुआ है, तो द्रव से निरंतर क्या होगा? पृष्ठ से वाष्पीकरण होता है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। जब वाष्पीकरण होता है तो ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, और जब ऊर्जा में कमी आएगी तो क्या होगा? उस कमी को पूरा कहाँ से करेगा? जो नीचे जो कण है, उसी द्रव के अंदर जो कण है, उन कणों से, और वो ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, उन कणों से ऊर्जा लेकर अवशोषित करके और वापस अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब जब किसी अणु से ऊर्जा ले ली जाती है तो क्या होगा? उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी, और उसकी ऊर्जा में कमी आने का मतलब क्या हुआ? कि वह ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा जिस कण की ज्यादा होती है वह गर्म होगा, और उससे जब ऊर्जा ले ली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अपने आसपास से भी ऊर्जा अवशोषित करते हैं और
अपने जो कण हैं, आसपास के जो कण हैं, अपने ही द्रव के जो कण हैं, उनसे भी ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो उसमें आप विशेष रूप से यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है ये, ठीक है ना, कि शीतलता हमें कैसे प्राप्त होती है। क्योंकि वाष्पीकरण में ऊर्जा कम हो जाती है, आसपास के कणों से ऊर्जा लेता है तो वो ठंडा हो जाता है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव, रिमूवर होता है ना, नेल रिमूवर, को अपनी हथेली पर गिराते हो, कभी टच किया है क्या आपने नेल पॉलिश लगाई हो और आपके नेल पॉलिश का आपको वापस उतारनी है उस नेल पॉलिश, तो आप क्या करते हो, रिमूवर लेते हो ना, रिमूवर लेकर आप उसको हटाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, आपने किया क्या, कभी किया है ना, आपको ठंडक महसूस होती कि नहीं होती, ठंडा ठंडा लगता है ना। को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, वो ठंडक महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अब वो हमें ठंडा तो लगता है, लेकिन वो ठंडा लगता क्यों है, वो इसलिए लगता है कि हमारे हथेली के आसपास की जो ऊर्जा है वो कौन ले लेगा, एसीटोन, वो जो नेल रिमूवर था वो ले लेता है, और वो जब ले लेगा तो हमें कैसा आभास होगा, हमें ठंडे का आभास होगा, ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है। वो देखो, आपने कभी नेल पेंट लगाया है, उसको जब आपने उतारा तो आपने रिमूवर लिया ना, तो आपने कभी देखा गया कि वो रिमूवर लंबे समय तक आपके लगा रहता है, आपकी जो उंगलियां हैं वो लंबे समय तक गीली रहती है क्या, नहीं रहती ना, वो तुरंत उड़ जाता है, सूख जाते हैं उंगलियां। अब हमें ऐसा आभास होता है कि हमने वो लगाया ही नहीं, उड़ जाता है ना वो, तो वो क्या होता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। और वाष्पीकृत कैसे हुआ, हमारी हथेली की ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमें वो ठंडा महसूस होता है, हमारी हथेली पर ठंडक लगती है, ठीक है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। देखा होगा आपने, ये भी देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब सूरज का बहुत तेज धूप है वो चली जाती है, शाम हो जाती है, तब खुले स्थानों पर या अपनी छत पे और पानी छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं, पानी का करते हैं ना। वो क्यों करते हैं, जिससे ज़मीन ठंडी हो जाए, ठीक है ना। तो वो ठंडी होने का मतलब क्या हुआ उसका, कि पानी की जो ऊष्मा है, पानी क्या करेगा, पानी वाष्पीकृत होगा, और पानी वाष्पीकृत तो होगा लेकिन वह कुछ ऊर्जा तो लेगा नीचे से, ऊर्जा, जैसे आपकी हथेली से ऊर्जा लेकर वो एसीटोन वाष्पीकृत हुआ, वैसे क्या करेगा, हमने जो जल डाला वो क्या करेगा, जमीन की ऊर्जा को लेगा और खुद वाष्पीकृत हो जाता है। इस तरह से वहाँ की जमीन क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो हम पानी क्यों छिड़कते हैं, उसको जमीन को ठंडा करने के लिए। तो खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। अब वो शीतल कैसे बना देती है वो मैंने बता दिया आपको, कि वहाँ से ऊर्जा का अवशोषण करके जहाँ भी वाष्पीकरण होगा, आप एक बात ध्यान रखो कि वहाँ से ऊर्जा का अवशोषण होगा और वह ठंडा हो जाएगा, ठीक है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और भी उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, अपन रेशमी कपड़े नहीं पहनते गर्मियों के दिनों में, नहीं पहनते ना, क्यों नहीं पहनते आप बता सकते हो क्या। क्योंकि सूती कपड़े जो हैं वो हमारे शरीर की गर्मी को अवशोषित करते हैं। जो हमारे पसीना आता है गर्मियों में, वो पसीना सूती कपड़े सोख लेते हैं और हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। और जो रेशमी कपड़े होते हैं, जो नायलॉन के कपड़े होते हैं, वो हमारे शरीर से पसीने को नहीं सोखते,
हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको नहीं एब्जॉर्ब करते, नहीं अवशोषित करते, और अवशोषित नहीं करने के कारण क्या होता है कि हमें गर्मी लगती है। ठीक है ना। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि गर्मियों के दिनों में जो हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। तो इसका और जो आगे वाला जो पूरा विस्तृत वर्णन जो है वो अपन कल पढ़ेंगे। तो आज आप इतना पढ़ना, और जो वाष्पीकरण है, वेपोराइजेशन जो है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो ये मुख्य पॉइंट है यहाँ पे। तो ये आप याद करोगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।